चलिए, सेंटर ऑफ मास इम्पोर्टेंट टॉपिक और इजी सभी लोग कर लोगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के बारे में, टू बॉडी सिस्टम हम लोग, सेंटर ऑफ मास पहले होता क्या है इसके बारे में समझिए। ठीक, कोई रॉड है मान लो ये, तो वो पॉइंट जहां पर सारा मास एक्ट करता हो मतलब जहां पर इसको जैसे मान लो रॉड को हमने पकड़ लिया, यहाँ इक्विलिब्रियम में हो, वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो सेंटर ऑफ मास जो कोई यूनिफॉर्म बॉडी है उसके मिड पॉइंट पे होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास जो है यूनिफॉर्म बॉडी का, जैसे रॉड है, अब रॉड यूनिफॉर्म है तो बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास बॉडी का अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे ये है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, बॉडी के बाहर हो गया। कोई ये रिंग है, अब यहाँ देखिए से बाहर हो गया, तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। कोई जो है कोन टाइप का कोई चीज़ है, तो ये कई बार आ चुका है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये बेस से h/3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3h/, ठीक। तो ये बेस से ध्यान देना कि याद करना है कि h/3 पे ये काम करता है। कोई स्फेयर है, रिंग है, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें यूनिफॉर्म ऐसे ही, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ काम करेगा, सेंटर पे काम करेगा इनका। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हो जाता है, एक पॉइंट है पर्टिकुलर जहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक। तो तमाम सारे बॉडी के सेंटर ऑफ मास अलग अलग ये होते हैं। अब हम आते हैं टू बॉडी सिस्टम के लिए। टू बॉडी सिस्टम के लिए जरा देखिए, ये मास m1 है, ये आपका m2 है, ठीक। ये हमने x1 कह लिया, इतना x2 कह लिया। तो जैसे ऐसे हम कहें इधर 20 kg है, इधर 10 kg है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास किसकी साइड होगा, 20 की तरफ होगा। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब यहाँ से यह आ जाएगा कि इफ़ हम ये कहें कि m1 ग्रेटर देन m2 है, तो x1 लेस देन क्या होगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो m यूनिवर्सली क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया m1 x1 m2 x2। ये फॉर्मूला केवल दो बॉडी के सिस्टम के लिए काम करेगा बस, ठीक। दो बॉडी हैं, वहाँ पर m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। दूसरी चीज़ है कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, जैसे वो मूव कर रही है और ब्रेक हो जाती कई सारे पार्ट में, तो उन सारे पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास उसी की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। कोई चीज़ सर्कुलर रोटेट कर रहा है तो, और कहीं ब्रेक हो जाता है तो सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कोई बॉडी ऐसे डाउनवर्ड्स जा रही है और ब्रेक होती है कई सारे पार्ट्स में, तो उनका सेंटर ऑफ मास पार्ट्स निकालो, वो भी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड्स जाएगा। क्लियर होगा। फ्रीली कोई बॉडी ऐसे चल रही है, वो ब्रेक होती है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी उसी की डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया टू बॉडी सिस्टम का हो गया। अब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रिएट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। डिस्क्रिएट मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। एक पार्टिकल आपका m1 है, ये डिस्टेंस आपकी r1 है, m2 है, r2 है, mn है, और ये
Rn है। तो इसका फॉर्मूला होता RCM, RCM इज इक्वल टू M1 R1 M2 R2 डैश डैश अपान M1 प्लस ये जो है चाहे 2 बॉडी सिस्टम हो 3 बॉडी सिस्टम हो, किसी के लिए हो, सब में काम कर जाएगा ये। लेकिन इसके पहले वाला केवल 2 बॉडी सिस्टम के लिए ही काम करेगा। अब इसमें हम क्या करें तो जनरल फार्मूला हो गया, ये वेक्टर और ये भी क्या हुआ, वेक्टर हो गया। इसी में अब हम क्या करेंगे कि जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं रिप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जैसे मान लो ये सारे पार्टिकल्स हैं, इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं आता है, तो हम ये निकालना चाहेंगे कि x डिस्टेंस से कितना है, y से कितना है, z से कितना है। तो हम लोग निकालेंगे XCM, तो ये हो जाएगा M1 x1 M2 x2 अपान M1 प्लस, ठीक, YCM तो M1 Y1 M2 Y2 अपान M1 प्लस, सिमिलरली ZCM M1 Z1 M2 अपान M1 प्लस, ये फॉर्मूले में अप्लाई किया करेंगे। डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, सबका निकाल लिया करेंगे हम, ठीक। एक बात और आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्या होता है, इधर देखो, मास को ब्रेक कर लो, ठीक, तो बताओ यहीं जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी करोगे ना तो मास को नहीं ब्रेक करेंगे, इसको हम वेट, इसको हम लिख रहे हैं RCG लिख देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो W1 R1 W2 R2 W1 प्लस, अब इसको ब्रेक कर लो, M1 G1 R1 M2 G2 R2, अब ये आ जाएगा M1 G1 M2 G2। अब इसमें देखिए, इफ G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G सब बना लो, तो ये G और ये G सब जगह से क्या हुआ, तो यही आपका आ जाएगा M1 R1 M2 R2 अपान अब ये है क्या, RCM है आपका, बोल दो। तो हम कभी कभी इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल जाते हैं, कभी सेंटर ऑफ, क्योंकि ऐसी जगह आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो जहाँ जी में वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही सेम होंगे। लेकिन अब आप ऐसी जगह कर रहे हो कि आप इक्वेटर पर कर रहे हो, फिर इसके बाद पोल्स पर कर रहे हो, तो वहाँ दोनों का वैल्यू अलग अलग, जी बदलेगा तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग होंगी। तो जनरली इसीलिए हम लोग चाहे सेंटर ऑफ मास कहें चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों सेम होता है, ठीक। अब देखिए, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने आपको बता ही दिया। सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी, अभी हमने जो पढ़ा ये कोई डिस्क्रीट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल्स रखे थे तो उनका सेंटर ऑफ मास निकाला था। लेकिन मान लो अब ये रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, अब इसका हमें निकालना है, क्योंकि इसका मास अलग अलग, यूनिफॉर्म है तो बीच में काम करे, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है तो कहीं काम कर। तो ऐसी बॉडी के लिए जो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है उनके लिए जो RCM होता है ये RDM अपान DM, क्योंकि मास वेरी करेगा तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ भी वही XCM, तो XCM करोगे तो क्या हो जाएगा, XDM अपान
एक्स एक्सिस पर रखा है तो एक्स सी एम लगा दो, कोई रॉड अलोंग उसका वेरिएशन दिया गया अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स लगा दो, वाई दिया तो वाई लगा दो। अब वाई सी एम बता दो क्या हो जाएगा, वाई डी एम अपान डी एम। जेड सी एम बता दो, जेड डी एम अपान। इस पर भी क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक, बहुत इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सभी लोग कर सकते हैं इसको। तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉर कंटिन्यूअस बॉडी हो गया। अब आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जैसे अब ये बॉडी रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है, ये यहाँ आ गई, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ आ गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और जब मूव कर रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी होगी और उसमें एक्सीलरेशन भी होगा, दोनों बातें आएंगी। तो हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो, आर सी एम M1 R1 और ये आपका M1 प्लस डिफ्रेंशिएट कर दो dr बाई M1 dr1 बाई dt, M2 dr2 बाई dt अपान M1 प्लस, इसको लिखोगे VCM और ये हो जाएगा M1 B1 M2 B2 अपान ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर आपका ACM निकाल लो। तो फिर से डिफरेंशिएट अगेन M1 dB1 बाई dt M2 dB2 बाई dt अपान M1 प्लस, तो इसको लिखेंगे ACM M1 अपान M1 प्लस ये भी वेक्टर एंड। ठीक, इस चैप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है तो उस केस में जो VCM है या ACM है वही रहेगा। जैसे बॉडी रुकी है तो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये। मतलब जैसे एग्जाम्पल हम बताना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनको ऐसे हम छोड़ देते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव करते हैं। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव करेंगे, मान लो सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ था दोनों का, तो ये ऐसा मूव करेंगे कि जहाँ सेंटर ऑफ मास था वहीं मिलेंगे जाके। यहाँ आ जाएंगे तब भी यहीं रहेगा, यहाँ आ गए तब भी यहीं रहेगा, इसकी पोजीशन में कोई चेंज। इसका मतलब हुआ कि इफ एनी पार्टिकल्स, मतलब ए पार्टिकल्स मूव ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन देन सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। या हम ये भी कह दें दो इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल करेंगे, अब सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ था, ये ऐसे मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहाँ पहले था। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होता है। ये इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक पार्टिकल वेलोसिटी v है, एक 2v है और दोनों म्यूचुअल इंटरेक्शन से मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है। ठीक,
ये बहुत आता है, सेंटर ऑफ मास व्हेन स्मॉल पार्ट इज रिमूव्ड। जैसे मान लो कोई ये हमने इसे ले लिया, डिस्क ले लिया और छोटा पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया, तो क्वेश्चन आता बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे RCM इज इक्वल टू, मास को ब्रेक कर लो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोल लो, और वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ या विड्थ जो भी कह सकते हो। तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि M1 R1 वॉल्यूम इंटू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम के एरिया इंटू थिकनेस हमने कर लिया। मान लो कोई डिस्क है तो हर पार्टिकल का थिकनेस क्या होगा, सेम होगा। हर पार्टिकल की डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। कहीं यहाँ से निकाला यहाँ निकाला तो सबका थिकनेस और सबकी डेंसिटी, तो हम एरिया अलग अलग हो सकता है, बाकी सेम रहेगा। तो हम इसको रो लिख देते हैं, A2 T रो, और R1 R2 छूट रहा है। ठीक, ये हो जाएगा A1 रो, ठीक, एरिया थिकनेस T R1, ये हो जाएगा A2 रो T R2, और नीचे हो जाएगा आपका A1 रो T A2 रो T। तो बताओ ये RCM क्या आ जाएगा, RCM हो जाएगा A1 R1 A2 अपान अब इसमें भी XCM करोगे, एक्स एक्सिस पर फाइंड कर रहे हो तो XCM कर लो। ठीक, तो XCM आपका आ जाएगा A1 X1 A2 X2 अपान A1 प्लस YCM फाइंड करना चाहो Y एक्सिस पे तो A1 Y1 अपान क्लियर हो गया। अब एक ही फॉर्मूला देखिए सब में चला है, केवल यहीं आके चेंज हुआ है। जैसे RCM आपने पढ़ा तो ये फॉर्मूला आपका क्या था, M1 R1 M2 R2 अपान, अब यही देखिए जो वेलोसिटी हो जाएगा तो यहाँ B1 B2 हो गया, एक्सीलरेशन हुआ तो यहाँ A1 A2 हो गया। सिर्फ जब तुम एरिया काट के निकाला जा रहा है वहाँ करोगे तो ये वही रहेगा, और मास जगह क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा। एक बात और, इसमें जो पोर्शन काट के निकाला जाता है, मान लो A2 निकाला गया तो यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, जो पोर्शन निकाला जा रहा है उसकी जगह वहाँ पर एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक इतना हुआ, एक पोर्शन इसमें और थोड़ा सा है, सम स्पेशल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम अबाउट बोट एंड डॉग। ऐसी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर कोई चल रहा है और जिस पर चल रहा है वो भी मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है और नीचे बिल्कुल स्मूथ है, अब इस पर हम चलेंगे तो हम जाएंगे आगे और ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। या बोट है अब देखिए उस पर आप चलते हो तो इधर उधर मूव करती है वो, आप आगे जा रहे हो तो बोट कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशंस पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है, ये बोट है ये, और ये मान लो डॉग है। ठीक, इसका मास स्मॉल एम, बोट का मास कैपिटल एम, और ये यहां आ जाता है। ठीक, ये डी डिस्टेंस यहां से यहां तक मूव करता है, तो डी डॉग ये हो जाएगा m अपान
m प्लस डी बोट m अपान, ठीक, वेलोसिटी ऑफ डॉग m अपान वेलोसिटी ऑफ बोट अब इसमें सिंबल्स क्या है जरा इनको देखो। कैपिटल एम मास ऑफ बोट, स्मॉल एम मास ऑफ डॉग, डी इसको हम ये कहेंगे डिस्टेंस ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू बोट, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रेस्पेक्ट टू, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, ठीक, और हम इधर को गए 4 मीटर और ये प्लेटफॉर्म इधर गया 2 मीटर, ठीक। अब कोई ऑब्जर्वर वो भी सिर्फ खड़ा हुआ है, वो तो हमको 4 मीटर ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जब वही ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा हुआ है तो 4 नहीं करेगा। 4 हम आगे गए लेकिन 2 कहाँ आ गए, तो पीछे भी आ रहे हैं ना, बात समझ में आएगी नहीं, तो वो अलग ऑब्जर्व करेगा और जो इस पर है वो अलग ऑब्जर्व करेगा। तो इसको ये जो डी है तो इसको हमने क्या कह दिया, ये कहेंगे डिस्टेंस ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू बोट, और ये डी का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ डॉग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डी का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है, ठीक। अब दूसरी चीज़, ये ऊपर देखिए m प्लस m तो हर जगह वही आया है, ऊपर वाला याद करो, जब हम डॉग का निकाल रहे हैं तो ऊपर बोट रख रहे हैं और बोट का निकाल रहे हैं तो ऊपर डॉग का रख दे रहे हैं। वही चीज़ आपका वेलोसिटी में आता है, ठीक, यहाँ डिस्टेंस करो डी रखो, वेलोसिटी है तो v रखो, और v जो हो गया वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू बोट, और ये जो बी डी वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम यही सिचुएशन आपको ये कोई बैलून वगैरह है, ये अब ये वाला नहीं, बच्चों वाला नहीं, उसमें जो, हाँ, कि उसको और हम पकड़ चढ़ रहे हैं, अब हम 4 कदम ऊपर जा रहे हैं लेकिन 2 कदम नीचे आ रहे हैं, तो उसमें भी यही सिचुएशन आपकी होती है। ये मास स्मॉल एम ले लो, ठीक, अब मान लो यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस डी हो गया ये, तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला है, इसको मैन कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ मैन इज इक्वल टू m अपान m प्लस m इंटू डी बैलून, ये हो जाएगा स्मॉल m डिस्टेंस ऑफ, अब वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो m अपान क्लियर हो गया, सेम फार्मूला वही हो गया, लेकिन कम आता है, एक आध 2 बार, ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पूरा थ्योरी हो गया, तो यही वाला हमने वहाँ बता ही दिया आपको। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। असर्शन रीजन का भी हमने आपको बता ही दिया है कि कोई जो है रॉकेट है, ठीक, वो ऊपर को मूव कर रहा है और ब्रेक होता है, करें व्हेन अ फायर कर, ये रॉकेट है, यहाँ पर एक्सप्लोड्स इन अ मिड एयर, its fragment fly in a such way that they continue moving in the same path which of the fire, और रीजन दिया है कि explosion of the cracker occurs due to internal forces only and external force act for this explosion. In the light of the above statements choose the most appropriate। तो इसमें आपका वही जो भी बताया था, ए जो है ये वाला करेक्ट, ए इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन आर इज़ जो है करेक्ट है। तो अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े ही थे इसको। क्वेश्चंस पे आइए। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg, चलो 10 kg और ये है 20 kg, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द 2 एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर
नेग्लिजिबल मास, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास। तो हमें लग रहा बताने लायक नहीं, यहाँ हम कहीं मान लो ये इतना x हो जाएगा, बोल दो, तो ये बचे कितना, कितना बचेगा। अब यहाँ टू बॉडी सिस्टम भी लगा सकते हो, वो भी लगा जो तुम्हें आसान लगे। तो हमने यही लगा दिया m1 x1 इज इक्वल टू m1 की जगह 10 x 20, तो x इज इक्वल टू देन 3x इज इक्वल टू 20/3। तो ये आपका आया मीटर में, ठीक। सब मीटर में दिया तो आंसर भी हमारा मीटर में 20/3 आपका आंसर आ गया। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg, 5 kg and 10 kg are attached to the two end of the rigid rod of length 1 meter। तो ये x ले लो, तो 1 - x बचा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 5 kg पार्टिकल नियरली, तो हमें लग रहा है अब ये भी कर लोगे। 5x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, ये मीटर में आएगा, लेकिन आंसर दिया किस में, तो यही आ जाएगा आपका 0.666 करके आएगा ये, या यही आ जाएगा 60, राउंड फिगर ले लो इसका। ये मीटर में आएगा और ये किस में आ गया। क्रिकेट बैट कट लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एज सोन, देन द टू पीसेस विल हैव द सेम मास, ठीक है। द बॉटम इज विल हैव द लार्जर। तो बताओ सेंटर एक्चुअली कह क्या रहे हैं कि जो बैट है कट द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास सोन, ये यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक। तो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट दिया द टू पीसेस विल हैव द सेम, तो गलत हो गया। सेकंड दिया द बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास, तो जब इधर काट दिया है तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, जिधर का मास ज़्यादा होगा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। बोलो, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m, रिलीज इन फ्री स्पेस विद इनिशियल सेपरेशन 12 बार। देखो पूरा 12 बार है, ठीक, और उसमें से जो रेडियस है r and 2r है, तो क्या करो 12r में से 3r माइनस कर दो, कितना बचेगा 9r। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेपरेशन आपका कितना हुआ। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, then distance covered by the smaller body just before collision। एक्चुअली वहीं मिलेंगे जहां इनका सेंटर ऑफ, दो बॉडी को छोड़ दोगे तो कहाँ मिलेंगे, जहां उनका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये डिस्टेंस इसको हमने x ले लिया, तो ये बचा कितना 9r - x। टू बॉडी सिस्टम लगा दो m1, तो m1 की जगह इज इक्वल टू 9r, तो यहाँ से आपका x 45r माइनस, बोलो तो कितना आ जाएगा ये 7 पॉइंट, तो इधर से 7 पॉइंट आई बार, तो इधर से माइनस कर दो। एक तरीका इसका और था करने का, ये सीधे ये लगा देते S इज इक्वल टू यू टी, तो S प्रोपोर्शनल टू A, और A होता है फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ से लगा सकते थे S1 अपॉन S2 M2 अपॉन, जैसे अभी हम ये कर लेते हैं, यहाँ देखो ये
ये हमारा m हो गया, ये 5m हो गया, ठीक, पूरा 9r है। और ये हमने S1 ले लिया, ये हमने S2 ले लिया, तो S1 अपान S2 M2, अब M2 की जगह क्या है 5m अपान, तो S1 इज इक्वल टू 5S2 इक्वेशन नंबर, और सेकेंड ये हो जाएगा कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, और ये क्वेश्चन नंबर दोनों सॉल्व कर लो तो इससे भी निकाल सकते थे, जो इजी लगे। थ्री masses आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। अब ये देखिए, ये आपका ओरिजिन हो गया 300 ग्राम एट ओरिजिन, 300 ये हो गया 500 ये हो गया, ठीक, और ये 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। थ्री मासेस, 300 ग्राम ओरिजिन हो गया, 500 ग्राम 40 हो गया, और 400 ग्राम क्या यार, सेवेंटी सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ पर एट, यहाँ पर होगा, ठीक, तो ये 70 हो गया। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब टू बॉडी सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक, तो हम लिखेंगे XCM, क्या करोगे M1 M2 M3 अपान M1 कितना है, X1 क्या है 0, ओरिजिन पे है, तो M2 क्या है, X2 क्या है, M3 क्या है, X3 क्या है, सब सेंटीमीटर ग्राम में है, और नीचे बताओ बहुत टाइमली कोर्स वोर्स तुम्हारा ख़त्म हो गया, रिवीजन हो रहा है, इकलौते हो, ये समझ लो, बाकी अभी चल रही मशीनें, तो ये मेहनत हम लोगों ने काफ़ी किया, और इसीलिए लास्ट ईयर भी रैंक आई, और इस साल भी उम्मीद है कि 180 के इर्द गिर्द लोग आ जाएंगे। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? देखो इसमें ऐसे करो ना, 2 0 2 0 2 0 2 0 काट दो ये, ठीक, तो बताओ अब ये तो 0 हो ही जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा 200, ये कितना आ जाएगा, और ये बताओ 5 3 8 4, सॉल्व करोगे ठीक हो जाएगा। क्या ये, तो ये आ जाएगा आपका 480 और 12 40 सेंटी दे रहे हैं, तो ये लगाओ निशान इस पर 40 लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 persons of masses 55 kg and 65 respectively at the opposite end of the boat. The length of the boat is 3 meter, weight 100 gram, the kilogram, the 55 kg man. अब क्या हो रहा है ना, अभी एक्चुअली NCERT क्वेश्चन है, उसमें किसी लड़के के लिए दिया है कि लड़का उठता है, वो मूव करता है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास वही होगा जहाँ पहले था, तो NCERT क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहले क्या, जहाँ तक उसके सेंटर ऑफ की पोजीशन में कोई चेंज, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट।
इधर ही आने लगा है। पहले तो वही एक कॉमन क्वेश्चन आता था कि VO2B से बॉडी मूव कर रही तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बहुत बार आया हुआ है। अब ये NCERT क्वेश्चन उठा लिए यहाँ से, तो अब ये चलने लगा है। टू पार्टिकल्स व्हिच आर इनिशियली एट रेस्ट। अब देखिए टू वर्ड्स ईच अदर, वही जो बता रहे थे आपको, VO2B, तो क्या हो जाएगा 0।